नमस्कार। इस वीडियो में हम हिंदी के प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। यह हिंदी का प्रैक्टिस सेट आई हुई हिंदी की पिछली परीक्षाओं से लिया गया है और भी इसमें प्रश्न हैं। तो यह हिंदी का प्रैक्टिस सेट है, तो हिंदी की सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें प्रश्न थोड़े हाई लेवल के हैं, इसीलिए अगर जो आपने इस प्रश्न को हल कर लिया इस प्रैक्टिस सेट को, तो समझ लो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और आप हिंदी की कोई भी परीक्षा पास कर सकते हो। तो वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि सारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, अपनी अपनी जमी अपना आसमां, अपनी जमी अपना आसमां की लेखिका कौन है? ए कौशल्या वैशंत्री, बी सुशीला टॉक भोरे, रजनी तिलक, रेखा कस्तवार। चार ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शन में से आपको उत्तर देना है कि अपनी जमी अपना आसमां की लेखिका कौन है। एक बात और बताना चाहती हूँ कि इसमें प्रश्नों के साथ प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या है। एक प्रश्न से आपके कम से कम 10-12 प्रश्न तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उसमें जितने भी चार ऑप्शन हैं तो चारों ऑप्शन की उसमें व्याख्या दी गई है। तो इसका उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, रजनी तिलक, करेक्ट आंसर। अपनी जमी अपना आसमां की लेखिका कौन है? रजनी तिलक है। यह आत्मकथा विधा की रचना है जो 2017 में प्रकाशित हुई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अपनी जमी अपना आसमां रजनी तिलक की आत्मकथा, इसकी विधा क्या है? आत्मकथा है। इसका प्रकाशन 2017 में हुआ था। इस समय के आधुनिक वर्तमान समय की ये लेखिका हैं। और जबकि सुशीला टॉक भोरे की आत्मकथा है शिकंजे का दर्द, जिसका प्रकाशन है 2011 ईस्वी। कौशल्या वैशंती की आत्मकथा है दोहरा अभिशाप। यह वैशंती रहेगा। कौशल्या वैशंती की आत्मकथा है दोहरा अभिशाप। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। कछुआ धर्म निबंध के लेखक कौन हैं? पदम सिंह शर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बाल कृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त। चार ऑप्शन हैं। आप जब ये प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं तो आप पेपर पेन लेके बैठिए और आप देखिए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। अगर जो आपके 50 में से 45 प्रश्न सही हो जा रहे हैं तो समझ लो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। बस आपको और थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और आपकी परीक्षा ज़रूर पास होगी। तो ये चार ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शन में से देखिए इसका कौन सा सही उत्तर है। सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कछुआ धर्म तथा मारसी मोहि कुठाव महत्वपूर्ण निबंध के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। निम्नलिखित रचनाकारों की रचनाएं निम्नलिखित हैं। पहले हैं पदम सिंह शर्मा, मुझे मेरे मित्रों से बचाओ। यह पदम सिंह शर्मा की रचना है। क्योंकि दुश्मन से तो बच जाते हैं, क्योंकि हम दुश्मन से सतर्क रहते हैं, लेकिन मित्र से सतर्क नहीं रहते हैं सब लोग। तो इन्होंने लिखा है मुझे मेरे मित्रों से बचाओ। आगे है दयानंद सरस्वती न गए, हिंदी के प्राचीन साहित्य का उद्धार। आगे है बालकृष्ण भट्ट, इनका है चंद्रोदय, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास। यहाँ विकास रहेगा। यह सारे निबंध हैं। बालकृष्ण भट्ट का निबंध है चंद्रोदय, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, आत्मगौरव, भिक्षावृत्ति, बाल विवाह आदि। आगे है बाल मुकुंद गुप्त का यह व्यंग निबंध है शिव शंभू के चिट्ठे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह बाल मुकुंद गुप्त अंग्रेजी शासन के वर्तमान समय की स्थिति का वर्णन किए हैं। यह कर्जन के शासन के समय का इसमें वर्णन किया है। कर्जन के ऊपर व्यंग किए हैं इन्होंने। बहुत ही अच्छा निबंध है,
पढ़ते समय इतना अच्छा लगता है कि पूछो मत। शिव शंभू के चिट्ठे। आगे है, आप हुदरी किस साहित्यकार की आत्मकथा है? आप हुदरी किस साहित्यकार की आत्मकथा है? कौशल्या बैसंती, कुसुम अंसल, रमणिका गुप्ता, चित्रा मुदगल। सॉरी। आपका सही उत्तर हो जाएगा रमणिका गुप्ता। आप हुदरी रमणिका गुप्ता की आत्मकथा है। इनकी एक और आत्मकथा हादसे है। इन्होंने 2 आत्मकथा लिखी, जैसे हरिवंश राय बच्चन ने 4 आत्मकथा लिखी, वैसे रमणिका गुप्ता ने 2 आत्मकथा लिखी। एक है आप हुदरी और दूसरी आत्मकथा है हादसे। जबकि कौशल्या बैसंती की आत्मकथा है दोहरा अभिशाप। कुसुम अंसल की आत्मकथा है जो कहा नहीं गया। 1996 ईस्वी इसका प्रकाशन है। एक बार में वीडियो समझ में नहीं आए इसमें, क्योंकि मैंने प्रश्नों की व्याख्या दी है। तो अगर जो आपको इम्पोर्टेंट लगे तो वीडियो 2 बार देख लेना और नोटबुक पे नोट कर लेना। इससे आपका एक अपना तैयार हो जाएगा नोट्स, उसका आप चाहे जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और वीडियो देखने का एक और फ़ायदा रहता है, एक बार वीडियो देख के उतार लो, अपने नोटबुक पे नोट कर लो। उसके बाद जब आप किसी काम में बिजी रहो तो वीडियो चालू करके छोड़ दो और देखते रहो। तो 2 फ़ायदा होगा, बार बार वही चीज़ सुनेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, क्योंकि किताब हर जगह लेकर के नहीं कोई रह सकता है। जब काम कर रहे हों तो वहाँ किताब हम लेकर नहीं पढ़ सकते। इसीलिए अगर जो आप कोई काम कर रहे हो तो वीडियो चालू करके छोड़ दो और सुनते रहो। एक बार वीडियो देखो, उसे नोट्स कर लो। आगे के प्रश्न है, भरत मुनि के रस सूत्र में प्रयुक्त निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति किस आचार्य ने माना है? ए अभिनव गुप्त, बी भट्टलोल्लट, सी भट्टनायक, डी शंकुक। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी भट्ट लोल्लट। भरत मुनि के रस सूत्र में प्रयुक्त निष्पत्ति का पता नहीं, भरत से रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता माने, रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता कौन माने जाते हैं? भरत मुनि। और उत्पत्ति आचार्य भट्ट लोल्लट ने माना है। इनके निष्पत्ति का अर्थ है उत्पत्ति भट्ट लोल्लट ने माना है। आचार्य भट्ट लोल्लट तथा अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्ति को माना है। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, आप खाली प्रश्न का उत्तर देख लीजिए कि रस निष्पत्ति का क्या अर्थ है। अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्ति को माना है। आगे है, किस आचार्य ने दृष्ट प्रीति और अदृष्ट लक्षण काव्य का प्रयोजन माना है? किस आचार्य ने दृष्ट प्रीति और अदृष्ट लक्षण को, यहाँ को रहेगा, लक्षण को काव्य का प्रयोजन माना है? किसने? कुंतक ने, वामन ने, दंडी ने, रुद्रट ने। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी वामन ने। वामन ने दृष्ट प्रीति और अदृष्ट कीर्ति को काव्य का प्रयोजन माना है, जबकि आचार्य कुंतक ने प्राप्ति, व्यवहार ज्ञान तथा परम आह्लाद को, शंकुक ने प्राप्ति और व्यवहार ज्ञान तथा परम आह्लाद को काव्य का प्रयोजन माना है। आचार्य दंडी ने, यहाँ दंडी रहेगा, आचार्य दंडी ने
ज्ञान एवं यश प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन माना है। और रुद्रट ने कर्म प्रीति इसको काव्य का प्रयोजन माना है। काव्य का प्रयोजन का तात्पर्य है रचना का उद्देश्य। ये गलत है, ये कुछ मिस प्रिंट हो गया है यहाँ तक, तो इसको आप छोड़ दो। ये देख लो कि काव्य का प्रयोजन किसे कहते हैं, रचना का उद्देश्य। और आचार्य कुंतक ने प्राप्ति, व्यवहार ज्ञान तथा परम आह्लाद को, आचार्य दंडी ने ज्ञान एवं यश को काव्य का लक्षण माना है। रुद्रट ने कर्म, कीर्ति और अर्थोपयश, अर्थ और यश, इन सबको माना है। आगे है रीति के आधारभूत तथ्य के रूप में वामन का कैसा दृष्टिकोण है। रीति के आधारभूत तत्व के रूप में वामन का कैसा दृष्टिकोण है। विशुद्ध सौंदर्यवादी, विशुद्ध मध्यवादी, विशुद्ध शिल्पवादी और विशुद्ध रसवादी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, विशुद्ध सौंदर्यवादी। रीति के आधारभूत तत्व के रूप में वामन का दृष्टिकोण विशुद्ध सौंदर्यवादी है तथा वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इनका समय विद्वानों ने 8वीं सदी के उत्तरार्ध में माना है। वामन ने काव्यालंकार नामक सूत्र ग्रंथ की रचना की। आचार्य वामन ने रीति के 3 भेद किए हैं। वैदर्भी रीति, वैदर्भी को ललिता भी कहते हैं, गौड़ी को परुषा कहते हैं और पांचाली। आचार्य वामन ने काव्य की 3 रीतियाँ मानी हैं, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली। और वैदर्भी को ललिता भी कहते हैं, यह ध्यान रखना, और गौड़ी को परुषा कहते हैं। आगे है चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। काव्य पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, विलक्षणा। कबीरदास की इन पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति आपको पता चल रही है कि चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। सही उत्तर हो जाएगा सी, व्यंजना। इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में व्यंजना शब्द शक्ति है। यह पंक्तियाँ कबीरदास की हैं। यहाँ चलती चक्की को देखकर कबीर के दुखी होने की बात कही गई है, जिसके द्वारा यह अर्थ व्यंजित होता है कि संसार चक्की के समान है, जिसके जन्म और मृत्यु रूपी 2 पाटों के बीच मनुष्य पिसता रहता है। तो यहाँ पर व्यंग किया गया है। शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं, अभिधा, व्यंजना, लक्षणा। एक शब्द शक्ति शब्दों के अर्थों का बोध कराने वाले अर्थ व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्दों के अर्थ का बोध कराने वाले अर्थ को शब्द शक्ति कहते हैं। जिससे शब्द का अर्थ हमें पता चले उसे शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति 3 प्रकार की है। अभिधा, जिसका सरल अर्थ पाठक को समझ में आ जाता है, सीधे सीधे, जैसे राम गया, सब समझ गए कि हाँ राम गया, यह अभिधा है, उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। दूसरा है व्यंजना, माने दूसरा लक्षणा है, इसमें व्यंजना दिया गया है। दूसरा है व्यंजना। व्यंजना जब किसी शब्द के अभिप्रेत अर्थ का बोध न तो मुख्यार्थ से होता है और न ही लक्ष्यार्थ से। उसे व्यंजना शब्द शक्ति कर दे। जिस शब्द शक्ति का अर्थ न तो लक्ष्य माने लक्षण के माध्यम से अर्थ समझ में आए, न मुख्य अर्थ से समझ में आए, और जहाँ पर व्यंग किया जाए वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है।
संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ या व्यंग्यार्थ से हो वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। व्यंजना शब्द शक्ति दो प्रकार की होती है, शाब्दिक व्यंजना और आर्थी व्यंजना। लक्षणा, यहाँ लक्षणा शब्द शक्ति ऊपर हो गया अभिधा, फिर व्यंजना, फिर लक्षणा। मुख्यार्थ में बाधा होने पर रूढ़ या प्रयोजन के कारण जिस शब्द शक्ति के द्वारा मुख्य अर्थ में संबंधित अन्य अर्थ सहित हो वह लक्षणा है। माने मुख्य अर्थ के अलावा और भी अर्थ उसमें हो, वहाँ पर रूढ़ियों के द्वारा जब अर्थ समझ में आता है, सीधे सीधे अर्थ न समझ में आए, अर्थ समझने में कठिनाई हो, तो वहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है। आगे प्रश्न है, किस पाश्चात्य विचारक ने कला और सहजानुभूति को अभिन्न माना है? इसमें प्रश्न पूछ रहा है किस पाश्चात्य विचारक ने कला और सहजानुभूति को अभिन्न अंग माना है? वेन क्रोचे, स्पिनगार्न, आई ए रिचर्ड्स और टी एस इलियट। सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, वेन क्रोचे। वेन क्रोचे ने कला और सहजानुभूति को अभिन्न माना है, एक दूसरे से अलग नहीं माना है। क्रोचे आत्मा या चेतना की 4 क्रियाएं बताए हैं। मानते हैं, क्रोचे आत्मा या चेतना की 4 क्रियाएं मानते हैं। इन्होंने कला निर्माण में प्रतिभा को मूल कारण माना है। इन्होंने कला के निर्माण में प्रतिभा को मूल कारण माना है। नई समीक्षा के केंद्र में कौन है? कृतिकार, कृति, समाज और युगीन परिस्थितियां। डी आपका हो जाएगा युगीन परिस्थितियां। आप समझ लेना, वैसे मैं लिख दे रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ उसी को ध्यान दीजिए। नई समीक्षा के केंद्र में कौन है? कृतिकार, कृति, समाज या युगीन परिस्थितियां। डी आपका युगीन परिस्थितियां ऑप्शन है। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, कृति। नई समीक्षा के केंद्र में कृति है। कृति माने रचना। नई समीक्षा आधुनिक मानवीय से संयुक्त है। नई समीक्षा आज के परिवेश में व्याप्त विसंगति, तनाव, असहायता, अनिश्चितता, एकाकीपन, अजनबीपन, ऊब आदि का साक्षात्कार करते हुए अस्मिता के संकर को झेलते हुए एक सीमा तक अनुभूति की प्रामाणिकता और व्यक्तित्व की अद्वितीयता को स्वीकार कर मानया मुक्ति का मार्ग खोजती है। मानव, यह मानव रहेगा। मानव के मुक्ति का मार्ग खोजती है तथा रचना को भाषिक सर्जना मानकर काव्य भाषा के विश्लेषण पर ध्यान देती है। कौन? नई समीक्षा। यह नई समीक्षा क्या प्रामाणिकता के और व्यक्तित्व को की अद्वितीयता को स्वीकार कर मानव मुक्ति का मार्ग खोजती है तथा रचना को भाषिक सर्जना मानकर काव्य भाषा के लक्षण पर विश्लेषण पर विशेष ध्यान देती है। ये विशेषताएं पूछ ली जाती है, तो जो विशेषताएं हैं आप ध्यान में रखो कि नई समीक्षा की क्या क्या विशेषताएं हैं। इसके परिवेश में व्याप्त क्या है? विसंगति, तनाव, असहायता, अनिश्चितता, एकाकीपन, अजनबीपन, ऊब। इतनी सारी नई समीक्षा की क्या विशेषताएं हैं? आदि का साक्षात करते हुए अस्मिता के
संकर को झेलते हुए एक सीमा तक अनुभूति की प्रामाणिकता और व्यक्तित्व की अद्वैतता को स्वीकार कर मानव रहेगा, मानव मुक्ति का मार्ग खोजती है तथा रचना की भाषिक सर्जना मानकर काव्य भाषा के विश्लेषण पर विशेष ध्यान देती है। आपका आगे का प्रश्न है, वस्तु, घटना, व्यापार, गुण, विशेषता, विचार आदि साकार निराकार पदार्थों और मानस क्रियाओं को कवि किसके द्वारा प्रत्यक्ष और इंद्रिय ग्राह्य बनाता है? मिथक के द्वारा, कल्पना के द्वारा, प्रतीक के द्वारा, बिंब के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, बिंब के द्वारा। वस्तु, घटना, व्यापार, गुण, विशेषता, विचार आदि साकार निराकार पदार्थों और मानस क्रियाओं को कवि बिंब के द्वारा प्रत्यक्ष और इंद्रिय ग्राह्य बनाता है। बिंब शब्द अंग्रेजी के इमेज, यहाँ इमेज रहेगा, इमेज का हिंदी रूपांतर है। बिंब शब्द अंग्रेजी का क्या है? बिंब शब्द अंग्रेजी के इमेज का हिंदी रूपांतर है, जिसका अर्थ है मूर्त रूप प्रदान करना। काव्य में बिंब की वह शब्द चित्र माना जाता है, काव्य में बिंब को वह शब्द चित्र माना जाता है जिनके द्वारा इंद्रिय अनुभवों के आधार पर निर्मित होता है, जो इंद्रिय और अनुभवों के आधार पर निर्मित होता है। एक काव्यांदोलन के रूप में बिंबवाद के प्रवर्तन का श्रेय अंग्रेजी कृति या कवि रहेगा, अंग्रेजी कवि टी.एस. ह्यूम को माना जाता है। टी.एस. ह्यूम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ए.एस. फ्लिंट को बिंबवाद का प्रवर्तक मानते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, काव्य आंदोलन में बिंबवाद के प्रवर्तन का श्रेय टी.एस. ह्यूम को माना जाता है, लेकिन आचार्य शुक्ल ने एफ.एस. फ्लिंट को बिंबवाद का प्रवर्तक मानते हैं। आगे है, लॉन्जाइनस ने उदात्तता का विवेचन किस ग्रंथ में किया है? पोएटिक्स ऑन द सबलाइम, मोरल फिलॉसफी, क्रिटिकल ऑब्जर्वेशंस। लॉन्जाइनस ने उदात्तता का विवेचन किस ग्रंथ में किया है? आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, ऑन द सबलाइम, यहाँ बी होगा, ऑन द सबलाइम। लॉन्जाइनस ने उदात्तता का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? ऑन द सबलाइम। आगे है, प्रतीकवाद की सर्वप्रथम घोषणा करने वाले विचारक कौन हैं? एमिल जोला, जीन मोरे, किट्स, जेम्स जॉइस। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर, जीन मोरे। सर्वप्रथम प्रतीकवाद की सर्वप्रथम घोषणा करने वाले विचारक कौन थे? जीन मोरे। 1886 ईस्वी में जीन मोरे ने फिगारो, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फिगारो नामक पत्र में प्रतीकवाद का एक घोषणा पत्र प्रकाशित कराया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यह पूछ सकता है कि किस पत्रिका में प्रतीकवाद की घोषणा उन्होंने प्रकाशित करवाया था? तो फिगारो नामक पत्र में, जिसमें उसने यह कहा था कि प्रतीकवाद ही एक ऐसा शब्द है जो कला में सर्जनात्मक प्रवृत्ति को भली भांति व्यक्त करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यह कथन दे के पूछ सकता है कि यह किसका कथन है, या ऐसे भी पूछ सकता है कि यह जीन मोरे का किसके संबंध में कथन है। तो प्रतीकवाद के संबंध में जीन मोरे कहते हैं कि प्रतीकवाद ही एक ऐसा शब्द है जो कला में
सृजनात्मक प्रवृत्ति को भली भांति व्यक्त करता है। आगे प्रश्न है, छायावाद पुस्तक के लेखक कौन हैं? रमेश चंद्र शाह, नामवर सिंह, देवराज, नंद दुलारे वाजपेयी। छायावाद नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, नामवर सिंह, बी। छायावाद इसका प्रकाशन वर्ष 1955 ईस्वी में है। इस आलोचनात्मक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? नामवर सिंह। इनके द्वारा लिखित अन्य आलोचनात्मक ग्रंथ, इन्होंने आलोचना में इन्होंने ख्याति अर्जित की है, आलोचना निबंध इन्होंने लिखा है। तो इनके और अन्य निबंध हैं, उनको देखते हैं। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, इसका प्रकाशन 1952 ईस्वी में। इतिहास और आलोचना 1957 ईस्वी में। कहानी नई कहानी 1964 ईस्वी में। कविता के नए प्रतिमान 1968 ईस्वी में। दूसरी परंपरा की खोज 1992 ईस्वी में। वाद विवाद संवाद 1989 ईस्वी में। आलोचक के मुख से 2005 ईस्वी में। ये इनके अन्य आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। आगे डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद के संबंध में कहा है। अब छायावाद के संबंध में डॉक्टर नगेंद्र के क्या विचार हैं, उनको देखते हैं। छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था तो दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। मोस्ट इम्पोर्टेंट है डॉक्टर नगेंद्र का यह कथन छायावाद के बारे में कि छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। आगे का प्रश्न है, जाति का विनाश पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? सुरेंद्र अज्ञात, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, कैवल भारती, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जाति का विनाश, क्योंकि इन्होंने इसको बहुत अच्छे से झेला था, इसलिए इन्होंने ये पुस्तक इनकी है, जाति का विनाश, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे है, जाति का विनाश 1936 ईस्वी के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। यह पुस्तक दलित वर्ग से संबंधित है। इनके द्वारा लिखित अन्य ग्रंथ हैं जीवन और कार्य, जात पात का विरोध, हिंदू कोड बिल, धर्म कथा, पूरा वृत्त या पूरा कथा के लिए आलोचना की शब्दावली में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? मौखिक, देवकथा, मिथक। मिथक दो बार यहाँ हो गया है, एक जगह है मिथास, यहाँ मिथास है। मौखिक, देवकथा, मिथास, मिथक। धर्म कथा, पूरा वृत्त या पूरा कथा के लिए आलोचना की शब्दावली में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मिथक। प्राचीन पुरा कथाओं का तत्व जो नवीन स्थिति में नए अर्थ का वहन करे मिथक कहलाता है। सर्वोदय और ट्रस्टीशिप के सिद्धांत किस दर्शन के आधार माने जाते हैं? सर्वोदय और ट्रस्टीशिप के सिद्धांत किस दर्शन के आधार माने जाते हैं? मार्क्सवाद, गांधीवाद, एकात्मक मानववाद, लोकतांत्रिक समाजवाद। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है तो इसमें सी दिया है गांधीवाद। गांधीवाद दर्शन का आधार है सर्वोदय और ट्रस्टीशिप। सर्वोदय और ट्रस्टीशिप गांधीवाद सिद्धांत दर्शन के आधार माने जाते हैं। गांधी दर्शन न केवल राजनैतिक, नैतिक और धार्मिक है
बल्कि पारस्परिक, आधुनिक तथा सरल एवं जटिल भी है। आगे है ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का नाम क्या है? मुर्दैया, उठाए गिर, संताप, जूठन। सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, जूठन। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है जूठन। आगे इसकी व्याख्या देखते हैं। जूठन वाल्मीकि की आत्मकथा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की दलित साहित्य एवं अन्य उनकी आत्मकथाएं हैं। देखते हैं। तुलसीराम की आत्मकथा है मुर्दैया, जिसका प्रकाशन 2010 ईस्वी में है। और मणिकर्णिका, इसका प्रकाशन 2013 ईस्वी में है। सूरजपाल चौहान की आत्मकथा है तिरस्कृत, जिसका प्रकाशन 2002 है। और संतप्त, इसका भी प्रकाशन 2002 है। माता प्रसाद की आत्मकथा है झोपड़ी से राजभवन तक, इसका प्रकाशन 2002 ईस्वी में है। धर्मवीर की आत्मकथा है मेरी पत्नी और भेड़िया, इसका प्रकाशन 2009 ईस्वी है। उठाए गिर लक्ष्मण गायकवाड़ की आत्मकथात्मक उपन्यास है। उठाए गिर लक्ष्मण गायकवाड़ के आत्मकथात्मक उपन्यास उचल्या, मराठी, उचल्या क्या है? ये मराठी में है, का हिंदी अनुवाद है। कौन? उठाई गिर। इसके हैं सूर्य नारायण रणशुभे। इसके जो लेखक हैं, उठाई गिर के लेखक हैं सूर्य नारायण रणशुभे। यहाँ अनुवादक है। यह उचल्या मराठी भाषा का हिंदी अनुवाद है। और उठाई गिर के अनुवादक हैं सूर्य नारायण रणशुभे। आगे प्रश्न है, उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापिनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सभी को एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा। यह किसका कथन है? यह भावना रहेगा। भावना। उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि भावना द्वारा हृदय मनुष्य को सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा, मनुष्य और पक्षी को। तुलसीदास, सूरदास, जायसी, घनानंद। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यह घनानंद के बारे में कथन है। और यह किसका कथन है? यह बच्चन सिंह का कथन है। नहीं, बच्चन सिंह नहीं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सभी को एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा। यह कथन जायसी के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। जायसी भक्ति काल के प्रेमाश्रय शाखा के प्रमुख कवि हैं। इनके द्वारा रचित ग्रंथ पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम है। विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है। उसे आध्यात्मिक कहना, खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। पंक्तियों के लेखक कौन हैं? बच्चन सिंह, रामचंद्र तिवारी, रामविलास शर्मा, विष्णुकांत शास्त्री। यह किसका कथन है कि विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, उसे आध्यात्मिक कहना, खजुराहो के मंदिर को आध्यात्मिक कहना है। पंक्ति के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बच्चन सिंह। यह
बच्चन सिंह का कथन है। इन्होंने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। इनके द्वारा लिखित ग्रंथ प्रमुख अंग हिंदी आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास तथा हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है। यह बच्चन सिंह का साहित्य है। इनके प्रमुख ग्रंथ जो हैं आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास तथा हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इससे प्रश्न खूब बनते हैं बच्चन सिंह से। इसीलिए आप लोगों को मेरा सजेशन है कि बच्चन सिंह को 2 बार पढ़ लेना चाहिए उनकी किताब हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद से प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, रामचंद्र शुक्ल। यह शुक्ल जी का कथन है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद से प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। यह कथन शुक्ल जी का है। शुक्ल ने कबीरदास की भाषा को सधुक्कड़ी कहा है, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर की भाषा को वाणी का डिक्टेटर कहा है। कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है और श्याम सुंदर दास ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। आगे है अपभ्रंश भाषा का स्थिति काल है। अपभ्रंश भाषा कब से कब तक है? 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, 500 ईस्वी से 1 ईसा पूर्व तक, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक। अपभ्रंश भाषा का स्थिति काल है। अपभ्रंश भाषा कब से कब तक है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें सी। अपभ्रंश भाषा का समय है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। भारतीय आर्य भाषाओं का विकास इस प्रकार है। प्राचीन आर्य भाषा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा यह 1500 से 500 ईसा पूर्व तक है। प्राचीन आर्य भाषा 2 भागों में है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है और लौकिक संस्कृत 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक है। यह प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है। आगे है मध्यकालीन आर्य भाषा। मध्यकालीन आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक है। इसमें आर्य भाषाएं देखते हैं। पाली है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। प्राकृत है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। अपभ्रंश का समय है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। यह मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का समय है। अब आधुनिक आर्य भाषा है 1000 ईस्वी से अब तक। पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? ब्राचर, शूरसैनी, अर्धमागधी, मागधी। सही उत्तर हो जाएगा सी। पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति अर्धमागधी अपभ्रंश से हुई है। पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। यह 3 बोलियां पूर्वी हिंदी की हैं। मैंने इस पर वीडियो बना दिया है, विस्तृत वीडियो मैंने बनाया है बोलियों पर और भाषा विकास पर। एक बार अगर जो आप वो वीडियो देख लेंगे चैनल पर जाके तो आपका बोली क्षेत्र, बोलियों के उपनाम, बोलियों के अन्य नाम और हिंदी भाषा का विकास, परंपरा सारा आपका क्लियर हो जाएगा। इससे कैसे भी प्रश्न आए उसे आप हल कर लेंगे। बस अच्छे से आपको वीडियो को देखना है और जो नोट्स करने वाली चीज़ें हैं उसे नोट कर लेना है। क्योंकि बोली क्षेत्र और बोलियों से खूब प्रश्न पूछते हैं। शूरसैनी का विकास पश्चिमी हिंदी का विकास शूरसैनी से हुआ है। बिहारी हिंदी का मागधी अपभ्रंश से और ब्राचड़ का सिंधी का ब्राचड़ से। ये सब इधर के अपभ्रंश हैं, इधर की भाषाएं हैं।
मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली क्षेत्र में आते हैं? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, अवधी। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, खड़ी बोली। मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर खड़ी बोली के क्षेत्र में आते हैं। मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर खड़ी बोली के क्षेत्र में आते हैं, जबकि आगरा, मथुरा ब्रजभाषा के क्षेत्र हैं में। इटावा, हरदोई, कानपुर कन्नौजी बोली के क्षेत्र में है तथा इलाहाबाद, रायबरेली, सीतापुर, बहराइच अवधी बोली के क्षेत्र में आते हैं। आप इन्हें नोट्स कर लेना या तो वीडियो देख लेना, तो और भी बोलियों और भी क्षेत्र सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। 252 वैष्णवन की वार्ता की भाषा क्या है? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली, बघेली। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ब्रजभाषा। और यह विधा इसकी कैसी है? गद्य है, गद्यात्मक है यह। 252 वैष्णवन की वार्ता की भाषा ब्रजभाषा है और यह गद्य ग्रंथ है। इसके लेखक गोकुलनाथ हैं। ब्रजभाषा है, गोकुलनाथ हैं। इसके अतिरिक्त 84 वैष्णवन की वार्ता भी इन्होंने लिखा है। यह दोनों ग्रंथ का संबंध वल्लभ संप्रदाय से है। ईसुरी किस बोली के लोक कवि हैं? ब्रजभाषा, कन्नौजी, अवधी, बुंदेली। ईसुरी किस बोली के लोक कवि हैं? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बुंदेली के। ईसुरी बुंदेली बोली के लोक कवि हैं। ईसुरी बुंदेली बोली के लोक कवि हैं। बुंदेलखंड में बोले जाने वाली बुंदेली का क्षेत्र झांसी, जालौन, हमीरपुर, ओरछा, भोपाल, सागर, होशंगाबाद जिलों तक फैला है। इसी प्रकार दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का मध्य भाग इस बोली क्षेत्र में समाविष्ट है। माने उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग और मध्य प्रदेश में के क्षेत्र इस बोली में आते हैं। किंतु बुंदेली साहित्य में रचना बहुत कम हुई है। लाल कवि ने छत्रप्रकाश की रचना बुंदेली में की है। अब आगे है, देवनागरी लिपि की पूर्ववर्ती लिपियों में एक नाम गलत है। इसमें देवनागरी के पूर्ववर्ती लिपियों में एक नाम गलत है। वह कौन सा नाम है? ब्राह्मी, शारदा, खरोष्टी, कुटिला। कुटिला नहीं, कुटिल है या कुटिला, कुटिला है। इसमें कौन सा नाम गलत है? ब्राह्मी, शारदा, खरोष्टी, कुटिला। देवनागरी लिपि के पूर्ववर्ती बोलियों में पूर्ववर्ती जो लिपियां हैं उसमें एक नाम गलत है, ब्राह्मी, शारदा, खरोष्टी, कुटिला। करेक्ट आंसर इसमें गलत है। इसे आयोग ने इस क्वेश्चन को निरस्त कर दिया था। खरोष्टी देवनागरी लिपि की पूर्ववर्ती लिपियों में नहीं है, जबकि ब्राह्मी से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। इसीलिए क्या नोट दिया है, आयोग ने इस प्रश्न की वर्तनी त्रुटि को ध्यान में रखते हुए निरस्त कर दिया था। और नीचे का भी प्रश्न वही है। इनमें द्विगुण व्यंजन कौन है? ड, र, ढ है। इसमें द्विगुण व्यंजन र है, य है। और दो नवीन व्यंजन विकसित हुए थे, इसीलिए यह भी आयोग ने इसको भी वर्तनी त्रुटि को ध्यान में रखते हुए निरस्त कर दिया था, जबकि है कंठ ध्वनि है। ड और ढ क्या है? मूर्धन्य व्यंजन है। राजभाषा आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ है? अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 347। राजभाषा आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में हुआ है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 344।
राजभाषा आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत हुआ था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अनुपालन में राष्ट्रपति द्वारा 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में किया गया। अनुच्छेद 345, 46, 47 में प्रादेशिक भाषाओं के संबंधी प्रावधान हैं। मैंने 343 से लेके 351 तक के जो संविधान के भाषा संबंधी अनुच्छेद हैं, कौन सा अनुच्छेद का संबंध किस भाषा से है, किससे है, वह मैंने वीडियो बना दिया है, तो आप उसको देख लेंगे। एक प्रश्न जरूर आता है आयोग की स्थापना से और भाषा की संवैधानिक स्थिति से, तो यह वीडियो देख लीजिए, आपके 2 नंबर क्लियर हो जाएंगे। स्वभाषा, स्वदेश तथा स्वधर्म का आंदोलन किसने चलाया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद। स्वभाषा, स्वदेश तथा स्वधर्म का आंदोलन किसने चलाया था? स्वभाषा, स्वदेश तथा स्वधर्म का आंदोलन, अस्थायी आंदोलन स्वामी दयानंद सरस्वती ने चलाया था। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, दयानंद सरस्वती। हिंदी के प्रचार प्रसार में आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती का महत्वपूर्ण योगदान है। समूचे राष्ट्र में हिंदी को प्रसारित करने का श्रेय स्वामी जी को है। इन्होंने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में लिखा था, जबकि महात्मा गांधी ने 1918 ईस्वी में हिंदी प्रचार प्रसार हेतु दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास, चेन्नई की स्थापना की थी। इस आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था, लेकिन इसके स्वभाषा, स्वदेश, स्वधर्म का आंदोलन स्वामी दयानंद सरस्वती ने चलाया था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशनारंभ वर्ष है। माने कवि वचन सुधा पत्रिका कब से प्रकाशित होनी शुरू हुई थी? पहली बार इसका प्रकाशन कब से हुआ था? 1865 ईस्वी, 1880 ईस्वी, 1868 ईस्वी और 1879 ईस्वी। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1868 ईस्वी। यहाँ सी कर लो, यहाँ सी कर लो। कवि वचन सुधा का प्रकाशनारंभ है वर्ष 1868 ईस्वी। यह पत्रिका भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा काशी से निकाली थी। इसके अतिरिक्त बाला बोधनी, हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिकाओं का संपादन भी भारतेंदु ने किया था। बाला बोधनी, हरिश्चंद्र मैगजीन। इन्हें आरोही क्रम में काल क्रमानुसार निर्धारित कीजिए। ये समाचार पत्र हैं, इनका प्रकाशन वर्ष के अनुसार आपका काल क्रम के अनुसार बताना है कि किसका पहले है। उदंत मार्तंड, प्रजामित्र, प्रजाहितैषी, हरिश्चंद्र मैगजीन। वी, प्रजामित्र, उदंत मार्तंड, प्रजाहितैषी, हरिश्चंद्र मैगजीन। सी, प्रजाहितैषी, प्रजामित्र, उदंत मार्तंड, हरिश्चंद्र मैगजीन। डी, हरिश्चंद्र मैगजीन, प्रजामित्र, प्रजाहितैषी, उदंत मार्तंड। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, हरिश्चंद्र मैगजीन, प्रजामित्र, प्रजाहितैषी, उदंत मार्तंड। लास्ट में उदंत मार्तंड है। सॉरी, यहाँ गलत हो गया है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि इसका 1826 ईस्वी में प्रकाशन वर्ष है उदंत मार्तंड का।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। उदंत मार्तंड, प्रजामित्र, प्रजाहितैषी, हरिश्चंद्र मैगजीन। सही उत्तर हो जाएगा ए। भारतीय संविधान ने अंकों के किस रूप को स्वीकार किया है? भारतीय अंकों को, भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप को, भारतीय मूल के अरबी के अंतर्राष्ट्रीय रूप को, उपर्युक्त सभी को। इसमें प्रश्न पूछ रहा है भारतीय संविधान के अंकों को किस रूप में स्वीकार किया गया है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप को। बी करेक्ट आंसर, भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप को। 343 में इसका उल्लेख किया गया है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी तथा अंकों का प्रयोग वही रहेगा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित है। तो 343 अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है कि हिंदी की लिपि देवनागरी होगी, संघ की राजभाषा हिंदी होगी और अंतर्राष्ट्रीय अंक होगा। आगे प्रश्न है, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन है? विधेयवादी, वर्णानुक्रम, काल क्रमानुक्रमी, समाज शास्त्रीय। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, विधेयवादी पद्धति। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति विधेयवादी पद्धति मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति का अनुसरण कर अपना ग्रंथ लिखा था। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? विजेंद्र स्नातक, डॉक्टर नामवर सिंह, नलिन बिलोचन शर्मा, डॉक्टर विनय मोहन। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नलिन बिलोचन शर्मा। यहाँ हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नहीं है, साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा। तो इसीलिए आयोग ने इस प्रश्न को बाहर कर दिया था, क्योंकि उसमें हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन पूछा गया था। और लोगों के हम इतिहास ग्रंथ को देख लेते हैं। विजेंद्र स्नातक, हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नामवर सिंह, दूसरी परंपरा की खोज, डॉक्टर विनय मोहन, हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान। नोट, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ जो दिया है वह अशुद्धि है, जबकि साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन बिलोचन शर्मा का है। आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है? आचार्य शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में जो कालों का वर्गीकरण हुआ है उसके नामकरण का आधार क्या है? पूर्व परंपरा, प्रमुख ग्रंथ, युग प्रवृत्ति, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, युग प्रवृत्ति। शुक्ल के इतिहास ग्रंथ के नामकरण का आधार है युग प्रवृत्ति। आचार्य शुक्ल ने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास विधेयवादी पद्धति में लिखा है, जिसका प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ है। आगे प्रश्न है, इनको कालक्रम के अनुसार बताना है। बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, खुमार रासो। पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, हमीर रासो, खुमार रासो। खुमार रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो। हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, खुमार रासो। तो इसे भी आयोग ने बाहर कर दिया था, इस प्रश्न को भी। इसका सही अनुक्रम है खुमार रासो, बीसल देव रासो, उसके बाद पृथ्वीराज रासो, उसके बाद हमीर रासो। कुमार रासो का समय है 9वीं सदी, दलपति विजय इसके लेखक हैं।
बीसल देवरासो 1212 संवत। यह दल नहीं, यहाँ कुमार रासो 9वीं सती दलपति विजय इसके लेखक हैं। दूसरा है बीसल देवरासो 1212 सती, इसके नरपति नाल हैं। तीसरा है पृथ्वीराज रासो 13वीं सती इसका है समय, और इसके पृथ्वी चंद बरदाई हैं। और हमीर रासो है 14वीं सती का अंतिम चरण, इसके जो रचयिता हैं वह सारंगधर हैं। इन सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने हैं सरहप्पा, कड़हप्पा, मच्छंदर नाथ, गोरखनाथ। सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने कौन हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सरहप्पा। सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने सरहप्पा हैं। सिद्धों से नाथ संप्रदाय की उत्पत्ति हुई, जिसके प्रणेता गोरखनाथ हैं। नाथ संप्रदाय के प्रणेता कौन है? गोरखनाथ। सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है। इनकी रचना दोहा कोश है। कड़हप्पा सिद्धों में सबसे श्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े कवि माने गए हैं। कड़हप्पा सबसे श्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े कवि माने गए हैं, किंतु इनका कोई ग्रंथ प्राप्त नहीं है। प्रश्न के विकल्प में सरहप्पा दिया है गया है, पर द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या है? निम्बार्काचार्य, माधवाचार्य, विष्णु स्वामी, वल्लभाचार्य। द्वैतवाद के आचार्य के प्रवर्तक का नाम क्या है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, निम्बार्काचार्य। यहाँ पर टेबल देख लीजिए। द्वैतवाद के हैं निम्बार्काचार्य, और इसे सनकादि संप्रदाय भी कहते हैं। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद है इनका वाद, और संप्रदाय है श्री। मध्वाचार्य का द्वैतवाद है, यह इनका संप्रदाय है ब्रह्म। विष्णु स्वामी का है शुद्धाद्वैतवाद, इनका रुद्र संप्रदाय है। वल्लभाचार्य का भी शुद्धाद्वैतवाद है, और इनका भी रुद्र संप्रदाय है। सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना है मधुमालती, मृगावती, माधवानल, कामकंदला, पद्मावत। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, पद्मावत। सूफी काव्य परंपरा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है पद्मावत। इसका प्रकाशन वर्ष है 1540 ईस्वी। मलिक मोहम्मद जैसी का श्रेष्ठ महाकाव्य है, प्रेमाख्यानक महाकाव्य है। इस महाकाव्य में 57 खंड हैं। अन्य ग्रंथ एवं रचनाकार। मृगावती के रचनाकार कुतुबन है, मधुमालती के मंजन है, माधवानल कामकंदला की आलम है। निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार बताइए। स्वामी सूरदास, स्वामी हरिदास, मीराबाई, रसखान। स्वामी हरिदास, सूरदास, मीराबाई, रसखान। सूरदास, रसखान, मीराबाई, स्वामी हरिदास। इसको आयोग ने बाहर किया था इसलिए कि स्वामी सूरदास और स्वामी हरिदास दोनों लोग का जन्म एक ही समय है, इसलिए इसे मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। स्वामी हरिदास और सूरदास 1478 ईस्वी, मीराबाई 1516 ईस्वी, रसखान 1533 ईस्वी। आगे का प्रश्न है, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। यह कथन किस लेखक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। राम भक्त कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास के संदर्भ में लिखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया था? राजा लक्ष्मण सिंह ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, सदा सुखलाल नियाज ने, ईसा अल्लाह खां ने।
तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, राजा लक्ष्मण सिंह। अभिज्ञान शाकुंतलम का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया था? राजा लक्ष्मण सिंह ने। भारत बंधु पत्रिका का संपादन कौन करता था? तोताराम, सदानंद, प्रताप नारायण मिश्र, बनारसी दास चतुर्वेदी। भारत बंधु पत्रिका के संपादक कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, तोताराम। भारत बंधु पत्रिका के संपादक तोताराम थे। इस पत्रिका का प्रकाशनारंभ है 1576 में। ये अलीगढ़ से प्रकाशित होता था और यह साप्ताहिक पत्रिका थी। प्रताप नारायण मिश्र 1883 ईस्वी में कानपुर से मासिक पत्रिका ब्राह्मण निकालते थे। विशाल भारत नामक पत्रिका बनारसी दास चतुर्वेदी निकालते थे। इसका प्रकाशन वर्ष है 1928 ईस्वी में। बनारसी दास चतुर्वेदी की पत्रिका का नाम है विशाल भारत। प्रताप नारायण मिश्र की पत्रिका का नाम है ब्राह्मण और भारत बंधु के संपादक थे तोताराम। आगे है साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। यह परिभाषा किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बालकृष्ण भट्ट। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा बालकृष्ण भट्ट की है। भट्ट जी हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध निबंधकार हैं। आचार्य शुक्ल ने इन्हें हिंदी का स्टील कवि कहा है, जबकि प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिसन कहा है। इनके प्रमुख निबंध चंद्रोदय, शब्द शक्ति, शब्द की आकर्षण शक्ति, कल्पना, मेला डेला, बाल विवाह, एक अनोखा स्वप्न, प्रतिभा, आत्मगौरव, रुचि, आशा, ये सब इनके निबंध हैं। परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है। यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा राम कुमार वर्मा। यह राम कुमार वर्मा का कथन है कि आत्मा की छाया परमात्मा में और परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है। अन्य परिभाषाएं देख लेते हैं छायावाद से संबंधित। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। पहला रहस्यवाद के अर्थ में और दूसरा शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। रामविलास शर्मा कहते हैं छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती बंधनों के प्रति विद्रोह है। आगे इसमें कवियों के जीवन काल को आपको बताना है। बिहारी भूषण मोतीराम देव, भूषण मोतीराम बिहारी देव, बिहारी भूषण मोतीराम देव, बिहारी मोतीराम भूषण देव। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बिहारी भूषण मोतीराम देव। बिहारी का है 1595 ईस्वी, भूषण का है 1613 ईस्वी, मोतीराम का है 1617 ईस्वी और देव का है 1673 ईस्वी। देव का है जन्मकाल 1673 ईस्वी। इन कवियों को आरोही काल क्रम में व्यवस्थित करें। पंत, प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा। प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा, इसमें कौन पहले है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, प्रसाद, पंत, प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा। प्रसाद 1889 से 1937 ईस्वी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1899 से 1961 ईस्वी,
पंत 1900 से 1977 ईस्वी, महादेवी वर्मा 1907 से 1987 ईस्वी। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। इन पंक्तियों में व्यक्त की गई है अंध रूढ़ की प्रतिक्रिया, पूंजीपतियों के प्रति घृणा, भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति, शोषक वर्ग की मति। इसमें क्या वर्णन किया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति। पीठ पेट मिलकर दोनों हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। यह निराला जी ने भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति का वर्णन किया है और इनकी कविता भिक्षुक से यह उद्धृत है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि आद्यंत प्रगतिवादी नहीं रहा? नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, नरेंद्र शर्मा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, नरेंद्र शर्मा। नरेंद्र शर्मा आद्यंत प्रगतिवादी नहीं रहे। यह प्रगतिवादी कवि प्रेम और मस्ती का काव्य है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, पलाश वन, मिट्टी और फूल, रक्त चंदन, अग्निशस्त्र। जबकि नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल तथा रामविलास शर्मा आद्यंत प्रगतिवादी कवि रहे हैं। वर्तनी से आद्यंत आ गया था, इसमें आद्यंत नहीं था, आद्यंत आ गया था, इसीलिए यह बाहर हो गया था प्रश्न उत्तर। ठंडा लोहा के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती, मुक्तिबोध, नागार्जुन, अज्ञेय। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, धर्मवीर भारती। ठंडा लोहा धर्मवीर भारती की रचना है। इनकी अन्य कृतियां हैं कनुप्रिया 1959 ईस्वी, 7 गीत वर्ष 1959 ईस्वी, अंधा युग 1955। यह गीत नाट्य है। यहाँ पर मुक्तिबोध की रचनाएं हैं चांद का मुंह टेढ़ा है 1964 ईस्वी, भूरी भूरी खाक धूल 1980 ईस्वी। अज्ञेय की रचना है भग्नदूत 1933 ईस्वी, चिंता 1942 ईस्वी, इत्यलम 1946 ईस्वी, हरी घास पर क्षण भर 1949 ईस्वी, बावरा अहेरी 1954 ईस्वी, सागर मुद्रा 1970 ईस्वी, आंगन के पार द्वार 1961 ईस्वी। अब यहीं पर हमारा 50 प्रश्न की ये श्रृंखला खत्म होती है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए तैयारी करते रहिए, आप पढ़ते रहिए। अगर जो आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो आप हमारे चैनल अर्चना हिंदी साहित्य अध्ययन को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आगे के वीडियो में आगे के प्रश्नों के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके परीक्षा की तैयारी के लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, इसीलिए कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसी लगी। तो नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।